नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक, पीएम मोदी को आज पुरस्कार दिया जाएगा। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, सेरा वीक में पुरस्कार दिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा कार्यक्रम। सेरा वीक 2021 में भाषण भी देंगे पीएम मोदी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक, पीएम मोदी को आज पुरस्कार दिया जाएगा। तो बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, कांवरियों में खूनी संघर्ष में एक की हत्या। खूनी संघर्ष में 2 कांवरिये गंभीर रूप से घायल। झुंड से अलग होने को लेकर हुई थी कहासुनी। मामूली कहासुनी ने लिया खूनी संघर्ष का रूप। घायल कांवरिये ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किए गए। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांवरियों में खूनी संघर्ष हो गया और एक की हत्या हो गई। खूनी संघर्ष में 2 कांवरिये गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आगरा से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, बीएड फर्जीवाड़े मामले में 168 शिक्षक बर्खास्त। बेसिक शिक्षा विभाग जल्द दर्ज कराएगा एफआईआर। 812 शिक्षकों की सूची में 192 हो चुके बर्खास्त। 24 शिक्षकों पर पहले ही दर्ज हो चुकी है एफआईआर। टेम्पर्ड मार्कशीट वाले 54 शिक्षकों पर होगा फैसला। विश्वविद्यालय 4 महीने में लेगा फैसला। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर, नशेड़ी शिक्षक की करतूत कैमरे में हुई कैद। शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। शराब के नशे में विद्यालय पहुंचे नशेड़ी शिक्षक। अपने सहायक अध्यापक और अन्य स्टाफ से की अभद्रता। अहिरोरी विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय का है यह पूरा मामला। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता गुलफाम। तो गुलफाम जी, क्या कुछ पूरा मामला सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये ताजा मामला हरदोई के अहिरोरी विकासखंड के एक करा गांव के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचकर हंगामा करते। इतना ही नहीं, वो अपने स्कूल के सहायक अध्यापक व अन्य स्टाफ से भी बदतमीजी करते हैं। साथ ही उन्होंने अपने शराब के नशे में उन्होंने अपने संबंधित आला अधिकारियों को भी गाली दी है। जी, तो क्या इस मामले में पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का इस पर संज्ञान नहीं हुआ है और ना ही कोई प्रतिक्रिया आई किसी भी अधिकारी की तरफ से। जी, लेकिन गुलफाम जी, जैसा कि इन सब का जो शिक्षक होते हैं, इनका भी जो स्टाफ के अंदर प्रवेश करने से पहले क्या कोई चेकिंग इस तरह से नहीं है? जिस तरह से देख सकते हैं कि ऐसी खबरें जो सामने आ रही हैं लगातार कि शराब के नशे में वो भी विद्यालय में जाकर इस तरह से अभद्रता करना, ये बड़ी बात है कि विद्यालय परिसर में इस तरह का जो मामला है वो सामने आया है। जी बिल्कुल, स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और शिक्षक को कहीं ना कहीं भगवान के रूप में देखा जाता है। और ये पूरी घटना जिस तरह की सामने आई है, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। और आपको बता दूं, इस तरह का कोई भी अभी गाइडलाइन नहीं है, ना ही कोई ऐसा सिस्टम है कि शिक्षक स्कूल पहुंचेगा तो उसका मतलब कोई चेकिंग होगी या जांच होगी। लेकिन ये पूरी घटना कहीं ना कहीं एक शिक्षा विभाग के ऊपर सवालिया निशान है और आला अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान है। किस तरीके से एक शिक्षक शराब पी के स्कूल जाता है और अपने सहायक शिक्षक से बदतमीजी करता है, तमाम बदतमीजी करता है, और कहीं ना कहीं इसका बुरा असर इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर भी होगा। और कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पे एक सवालिया निशान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरदोई से हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। नशेड़ी शिक्षक की करतूत कैमरे में कैद हुई है। शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो अगली बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हथौड़े से प्रहार। प्रतिमा तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला।
शाश्वत सेना के कार्यकर्ता रवि की शर्मनाक हरकत, वीडियो संज्ञान के बाद गिरफ्तार किया गया रवि। शाश्वत सेना के प्रमुख विनायक का शिष्य है रवि। पल्लवपुरम पुलिस में रवि की गिरफ्तारी की। तो मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हथौड़े से प्रहार किया गया है। अगली बड़ी खबर मेरठ से ही सामने आ रही है। तो मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, डीएम के घर में जबरन कूदकर घुसने का मामला। बीजेपी नेता छात्र नेता 2013 में डीएम के घर घुसे थे। घर में घुसकर पुलिस को पीटकर फाड़ी थी वर्दी। सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। राज्य मंत्री सुनील भराला पर दर्ज केस वापस होगा। छात्र नेता अंकुर राणा समेत 105 पर था केस। अब सरकार वापस लेगी संगीन वारदात का केस। तो मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता गणेश शंकर को मिली जान से मारने की धमकी। भूमाफिया तारा सिंह बिष्ट पर लगा आरोप। बीजेपी कार्यकर्ता ने हुसैनगंज थाने में दर्ज करा एफआईआर। जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने पर था एफआईआर। मुकदमे को वापस लेने की बात कहकर भूमाफिया ने धमकाया। वहीं आरोपी पर दर्ज है विभिन्न थानों में 50 से अधिक मुकदमे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मिशन शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मेधावी छात्राएं एक दिन के लिए बनी जनपद। डीएम समेत एसपी बनी मेधावी छात्राएं। औरैया डीएम सुनील कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी सूचना। आज मेधावी छात्राएं संभालेंगी अधिकारियों का चार्ज। औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर, मिशन शक्ति कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मेधावी छात्राएं एक दिन के लिए बनी जनपद की उच्च अधिकारी। डीएम समेत एसपी बनी मेधावी छात्राएं। औरैया डीएम सुनील कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसकी सूचना दी है। मेधावी आज छात्राएं जो हैं आज अधिकारियों के पद संभालेंगी। तो ये औरैया से बड़ी खबर है। रामपुर से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। तो रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अब्दुल्ला आजम के खिलाफ स्वार कोतवाली में केस। आजम के बेटे अब्दुल्ला पर कोतवाली स्वार में केस। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर लड़ा था चुनाव। पासपोर्ट मामले में पहले से जेल में बंद हैं पिता और पुत्र। एसडीएम स्वार यमुनाधर ने दर्ज कराया मुकदमा। चुनाव आयोग के निर्देश पर दर्ज कराया है केस। 2017 विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला की उम्र थी कम। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अब्दुल्ला आजम के खिलाफ स्वार कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। आजम के बेटे अब्दुल्ला पर कोतवाली स्वार में केस दर्ज। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ा था। पासपोर्ट मामले में पहले से पिता और पुत्र जेल में बंद हैं। वहीं एसडीएम स्वार यमुनाधर ने मुकदमा दर्ज कराया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर दर्ज कराया है केस। अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं की हड़ताल। हाईकोर्ट लखनऊ का क्षेत्राधिकार बढ़ाने की मांग। जीएसटी, शिक्षा और कंपनी लॉ को लेकर मांग। अपीलेट अधिकरण लखनऊ में बनाने की मांग। आज अदालती काम नहीं करेंगे अधिवक्ता। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने हड़ताल की है।
बड़ी खबर, बंगाल चुनाव से पहले पीएम का बांग्लादेश दौरा। 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश दौरे पर पीएम। बांग्लादेश के जश्न में शामिल होंगे पीएम मोदी। आजादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अगली मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति 14 मार्च को जाएंगे मिर्जापुर। रामनाथ कोविंद का 14 मार्च को रहेगा मिर्जापुर दौरा। मां विंध्यवासिनी का करेंगे दर्शन पूजन। देवराहा बाबा आश्रम पर जाएंगे राष्ट्रपति। तो मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति 14 मार्च को मिर्जापुर जाएंगे। रामनाथ कोविंद का 14 मार्च को रहेगा मिर्जापुर का दौरा। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे राष्ट्रपति। वहीं पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल गए 3 भारतीयों में से एक की मौत। नेपाल पुलिस की गोली से भारतीय युवक की मौत। नेपाल गए अन्य 2 युवक लापता। सीओ एसडीएम फोर्स के साथ बॉर्डर पर पहुंचे। राघवपुरी पुलिस ने युवक को मारी गोली। युवक को मारकर शव ले गई नेपाल पुलिस। पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां टपरी डिस्टिलरी में 100 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। कंपनी के मालिक प्रणव अनेजा पर मुकदमा दर्ज। कंपनी के यूनिट हेड समेत 18 लोग नामजद। सहायक आबकारी आयुक्त जगराम पर भी मुकदमा। आबकारी निरीक्षक अरविंद वर्मा पर केस दर्ज। आबकारी और कंपनी की मिलीभगत से टैक्स चोरी। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां टपरी डिस्टिलरी में 100 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। कंपनी के मालिक प्रणव अनेजा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर हाजिर होते हैं खबरों के साथ। न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरात्रों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना संक्रमण से प्रभावित सत्र 2020 और 21 में स्कूलों से कॉलेजों तक छात्र छात्राओं के साथ इस साल खास संयोग रहेगा। छोटे से बड़ों तक अब की बार सबकी परीक्षाएं मई में होंगी। बीते सालों में यह पहली बार है जब सभी बोर्ड में 10वीं और 12वीं और विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के स्टूडेंट को एक साथ ही पेपर से गुजरना होगा। छात्र छात्राओं की परीक्षा के साथ साथ भीषण गर्मी से भी उनको जूझना होगा। स्कूल से कॉलेजों तक केंद्रों पर भीषण गर्मी के हिसाब से व्यवस्था करना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल द्वारा कोर्ट की अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तिथि नियत की है। इससे पहले प्रयागराज हाईकोर्ट ने शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन पर भी रोक लगा दी थी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने अवध बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में जीएसटी काउंसिल के 14 मार्च 2020 के प्रस्ताव को चुनौती दी गई है, जिसके जरिए काउंसिल की ट्रिब्यूनल प्रयागराज में स्थापित करने की बात कही गई है।
प्रदेश भाजपा पूरी तरह से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट रही है। 5 से 10 मार्च तक राज्य के ग्राम सभाओं में बैठक, इसके बाद 11 से 18 मार्च तक गांवों में ग्राम चौपाल का आयोजन पार्टी करेगी। ग्राम सभा और ग्राम चौपाल के माध्यम से प्रदेश सरकार के मंत्री, भाजपा सांसद, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी ग्रामीणों को केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताते हुए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ग्राम सभा बैठकों के और ग्राम चौपाल की बैठकों की पूरी रूपरेखा पार्टी ने खींच दी है। राज्य के 58,194 ग्राम सभाओं में होने वाली बैठकों में पार्टी के मंडल स्तर से ऊपर के पदाधिकारी शिरकत करेंगे। वहीं ग्राम चौपालों में प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश सरकार के मंत्री, भाजपा सांसद और विधायक और क्षेत्र पदाधिकारी शामिल होंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 से 18 मार्च के बीच राशन वितरण किया जाएगा। इस बार जनवरी से मार्च तक की 3 किलो चीनी भी दी जाएगी। इस संबंध में खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने आदेश जारी कर दिया है। चना, चीनी, मिट्टी तेल और मक्का के विवरण में पेट्रोबिलिटी की सुविधा अनुमन्य रहेगी। दोनों प्रकार के राशन कार्ड धारकों को 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और 3 रुपए किलो के हिसाब से चावल दिया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी दी जाएगी। 26 चिन्हित जिलों में मक्का बांटा जाएगा। पश्चिमी यूपी की पहली समाजवादी पार्टी की किसान महापंचायत अलीगढ़ में होने जा रही है। महापंचायत पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल होंगे। वहीं इसको लेकर सपाई महापंचायत की तैयारी में देर शाम तक जुटे रहे। कृषि बिल को लेकर सपा ने किसानों के बीच 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। वहीं इसी कड़ी में टप्पल इंटरचेंज में सपा द्वारा किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव महापंचायत में कृषि बिल को लेकर किसानों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्ष के भारी हंगामे के बाद भी योगी आदित्यनाथ सरकार पर अपना बजट पास कराने में सफल रही। विधानसभा सदन में बजट और विनियोग विधेयक पारित कर दिया गया। इसके साथ ही प्रदेश विधानमंडल का सत्र अनिश्चित काल के लिए समाप्त हो गया। विधान भवन में कार्रवाई 10 मार्च तक चलनी थी। कार्रवाई तय समय से पहले स्थगित कर दी गई। माना जा रहा है कि सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर भी कार्यवाही को पहले स्थगित कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने विपक्ष की अनुपस्थिति में वर्ष 2021 और 22 का आम बजट पारित कर लिया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में विधानसभा में विपक्ष के भारी हंगामे और बहिर्गमन के बीच बजट को पास कर लिया है। समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बहिर्गमन के बीच सरकार ने बजट समेत 4 विधेयक पारित करने के बाद उत्तर प्रदेश के विधानमंडल सत्र को अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ के बलीपुर स्थित सनी इंटरप्राइजेज में भीषण आग लग गई। ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। लगभग 3 घंटे तक आग पर काबू नहीं पाया गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने दमकल की 3 गाड़ियों से आग पर काबू पाया। बता दें कि हादसे में लगभग 50 लाख रुपए की कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। जहां एक तरफ पूरे देश में सरकार के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वकीलों ने भी अनिश्चितकालीन धरने की उद्घोष कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आपको छोड़ जाते हैं इसी रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। हाईकोर्ट लखनऊ में तमाम सारे अधिवक्ता जो कि इस समय धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मामला है? अमलकमीशन को के हिसाब से चीफ कोर्ट अवध को और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को एक किया गया, जिसमें यह कहा गया कि ये उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का होगा, जिसकी
दो जगह इसकी स्थापना है, एक इलाहाबाद है और एक लखनऊ है। तो लखनऊ उच्च न्यायालय है, लखनऊ कभी भी बेंच नहीं है। अच्छा, ये धरने को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जो धरना दिया जा रहा है, क्षेत्राधिकार का मामला क्या पूरी तरीके से समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, क्षेत्राधिकार का मामला ये है कि एक हमारे यहाँ बहुत पहले इसी तरह के आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कहा गया था कि साहब लखनऊ है क्या। तो ये बात क्लियर हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्लियर हो गई कि लखनऊ उच्च न्यायालय का एक हिस्सा है और ये पीठ नहीं है। और अभी जो जीएसटी ट्रिब्यूनल और एजुकेशन ट्रिब्यूनल और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को स्थापना करने की बात की गई है, तो इसमें सरकार का ये निर्णय था कि ये सारे ट्रिब्यूनल लखनऊ में स्थापित किए जाएं। लेकिन इलाहाबाद के लोगों के दबाव में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशगणों ने इस तरह के एक निर्णय दिया जिसमें यह कहा गया कि नहीं साहब, इलाहाबाद जो है वो मुख्य पीठ है और मुख्य पीठ पर ही सारे ट्रिब्यूनल होने चाहिए, जबकि ये गलत है। और कहीं भी इलाहाबाद को मुख्य पीठ नहीं कहा गया है, ना तो एक्ट में और ना ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत। जहाँ तक क्षेत्राधिकार की बात है, तो क्षेत्राधिकार में यह है कि चूँकि लखनऊ को किसी साजिश के तहत सिर्फ 2 मंडल दिए गए हैं, लखनऊ और फैजाबाद मंडल, जबकि बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल, कानपुर मंडल, कानपुर यहाँ से बिल्कुल करीब है, शाहजहाँपुर यहाँ से बिल्कुल करीब है, बरेली यहाँ से बिल्कुल करीब है, बरेली का आदमी, शाहजहाँपुर का आदमी लखनऊ होते हुए इलाहाबाद जाता है। तो ये मांग बहुत दिनों से चल रही है कि जसवंत सिंह कमीशन की एक रिपोर्ट भी इस पर आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो ये सारे मंडल लखनऊ में जोड़ दिए जाएं। अभी तक वो सारे मंडल लखनऊ में जोड़ने का फैसला नहीं किया गया है, इसलिए ये मांग हम लोगों की बहुत पुरानी है कि क्षेत्राधिकार के मुद्दे की बात, कि जिसमें हम कम से कम 4 मंडल यहाँ अवश्य जोड़ दिए जाएं। ये हमारी वकीलों की सुविधा की बात नहीं है, ये आम जनता की सुविधा की बात है। जी, ये मैम आपका क्या नाम है? रंजना श्रीवास। धरना फिर कब जाकर खत्म होगा? क्या कब तक आप लोग इस धरने पर बैठे रहेंगे? अभी तो हम लोगों ने यही सोचा है कि यह कंटिन्यू चलता रहे, क्योंकि जो हमारी क्षेत्राधिकार का हमारा मांग है वो तर्कपूर्ण है और तर्कसंगत है कि जो क्षेत्राधिकार है उसका संविधान में ये बात लिखी है कि जो न्याय होता है वह सुगम और सुलभ होना चाहिए। बट हमारा न्याय जैसे जो 70 ज़िले हैं, 70 ज़िले में 2 न्यायालय है और न्यायालय के अगर पूरे भारत की बात की जाए तो हर न्यायालय जिले राजधानी में होता है। बट हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 न्यायालय हैं जो 2 जगह हैं। तो राजधानी में सबसे पहले मेरी प्राथमिकता और तर्कसंगत भी है कि राजधानी में होना चाहिए, क्योंकि राजधानी में सारी व्यवस्थाएं होती हैं और जनता को आसानी से न्याय मिल सकता है। और अधिकार भी 70 जिलों में केवल 12 जिले हमारे पास हैं। तो हमारी ये मांग है कि कम से कम 50% जिले हमारे न्यायालय के समक्ष होने, ज्यूरिसडिक्शन। तो लखनऊ के आसपास के जो तमाम सारे जिले हैं, जो लोगों को कानपुर का ही देख लीजिए आप, या गोरखपुर देख लीजिए, मेरठ देख लीजिए, पश्चिम से सारे स्टेशन यहाँ से होके इलाहाबाद जाते हैं, जो कि पहले अगर वादकारियों का प्रॉब्लम देखा जाए तो वो आते हैं, यहाँ पर रुकना पड़ता है उनको। और कंटिन्यू अगर लखनऊ की बात की जाए तो अगर लखनऊ में कर दिया जाता है ये जो पास के न्यायालय, तो सुगमता से न्याय उनको मिल सकेगा, सुगमता से न्याय मिल सकेगा। और भी तमाम सारे अधिवक्ता हैं हमारे साथ। भाई साहब, आप क्या नाम है? श्याम सुंदर वाजपेयी एडवोकेट। श्याम जी, ये बताइए, जो क्षेत्राधिकार के भी जैसे मैडम ने बात रखी कि हाँ, जो तमाम और भी पास में जिले उन लोगों को सुविधा हो जाएगी। और ये बताइए जी, ये जो हाईकोर्ट बना है यहाँ का, जो नया हाईकोर्ट बना है, ये कितने, तकरीबन इसमें कितने खर्चे आ गए होंगे सरकार के? ये 2100 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं। बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत बड़े परिसर है। इससे पहले बहुत छोटा परिसर हुआ करता था। और सबसे बड़ी चीज़ एक सिमेट्री होनी चाहिए। ये लिटिगेंट्स के लिए बना हुआ है, वादकारियों के लिए बना हुआ है। जो जितना नज़दीक होगा, जो आराम से आ सकता है, सुविधा से आ सकता है, वो आए यहाँ पर, वो कहीं भी अपनी बात कह सकता है। अब वो पता चला यहाँ से इलाहाबाद जाता है, उसमें आने जाने में टाइम लग जाता है, फिर वहाँ जाकर वो अपनी बात कहता है। और जबकि यही नज़दीक पड़ता है। कानपुर का आदमी 1 घंटे 1.5 घंटे में यहाँ पर आ सकता है। कितने सारे एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, कितने सारे रोड्स बनाए जा रहे हैं, कितनी सारी हमारे पास में बस सुविधा है, पर यहाँ नहीं आता है कानपुर का आदमी। कानपुर का आदमी बेचारा जाता है इलाहाबाद में। और इतना बड़ा परिसर बनाया है, आप सारे ट्रिब्यूनल यहाँ बना सकते हैं। आप सारी कोर्टों के सारे एडवोकेट्स, अच्छे लर्नड एडवोकेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उनका यूज़ कर सकते हैं ईजिली। और इतनी बड़ी परिसर कहाँ मिलेगी बॉस? आज इलाहाबाद में भी वो भी छोटा परिसर है, इससे पहले छोटा था, यहाँ लखनऊ में वो आज बड़ा बन गया है। तो इसलिए मेरी वंस अगेन रिक्वेस्ट है, इसीलिए इसी बात का हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि इसका प्रॉपर यूज़ करें, इस बिल्डिंग का यूज़ करें, लोगों का यूज़ करें और वादकारियों के लिए हेल्प मिले।
इनका कहना था कि जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है इसका कम से कम सरकार यूज कर सके। जो क्षेत्राधिकार की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं तमाम, चाहे कानपुर की बात कर लीजिए, बरेली मंडल की आप बात कर लीजिए, तो वहाँ के जो लोग हैं वो इलाहाबाद यहाँ से जाते हैं, जिससे कि लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण में है, कोने में है, और सहारनपुर का आदमी 700 किलोमीटर चल करके इलाहाबाद जाता है। हम लोगों की मांग है कि ट्रिब्यूनल की स्थापना कतई ना हो, लखनऊ बेंच का लखनऊ हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जाए, यहाँ पर और जिले जोड़े जाएं, जिससे क्योंकि ट्रिब्यूनल की स्थापना होने से लिटिगेंट्स का दोहन होता है। सबसे पहले उसका दोहन होता है, ट्रिब्यूनल में जाएगा, फिर वहाँ से हारता है जीतता है तो उच्च न्यायालय में आता है, यहाँ से हारता जीतता है, यहाँ उसका दोहन होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। और सबसे ज़्यादा जो वो लिटिगेंट्स जो सहारनपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद बैठे हुए हैं, इलाहाबाद जाने में उनका बहुत बड़ा दोहन होता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सारे ट्रिब्यूनल्स को ख़त्म करके सिर्फ जो है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जाए और प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया जाए, जिससे आम जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके। कब तक धरना चलता रहेगा ये जब तक हमारी मांगें, हमारी आम जनता की मांगें पूरी नहीं हो जाती है। हमारी अधिवक्ताओं की मांग नहीं है, ये आम जनता की मांग है, और जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। अगर ये हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तो हम ऐसी सरकार को नरक में पहुंचा देंगे। ये बताइए, और सारे तो तमाम जो अधिवक्ता हैं, तमाम जो वकील हैं, उनको भी तो दिक्कत होती होगी ना इसमें, जो होगी जब वकील को कोई दिक्कत नहीं है, वकील को कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग आम जनता के लिए उन लिटिगेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं जो सहारनपुर से, शाहजहांपुर से जा करके और इलाहाबाद जाता है, जिसका आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक हर दृष्टिकोण से दोहन होता है। तो हम लोग उस दोहन को रोकने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं कि सरकार आम जनता के दोहन को रोके, उनको सुलभ और सस्ता न्याय दिलाए। ये हम लोगों की मांग है। क्या कह रही थी आप अभी? नहीं, आप क्या मतलब अधिवक्ताओं की दिक्कत की क्या बात कर रहे थे? और तमाम सारे अधिवक्ता हैं जिनकी रोजी रोटी चलती है, जो आते हैं। पहली बात तो हम बार की तरफ से अपने अवध बार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा आंदोलन इन्होंने शुरू किया है। और रही बात अधिवक्ताओं की दिक्कत, हम अधिवक्ताओं की कोई दिक्कत नहीं, हम सारे यहाँ 10,000 अधिवक्ता हैं, इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और प्रदेश के उन अधिवक्ताओं का भी आह्वान कर रहे हैं जिनको दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कोई मुकदमा जो है, कोई लिटिगेंट्स जो है कानपुर का है, उसे इलाहाबाद जाना पड़ता है। इलाहाबाद का डिस्टेंस 250 किलोमीटर है और कानपुर का यहाँ से मात्र 80 किलोमीटर दूर है। जो व्यक्ति आधे घंटे में यहाँ आ सकता है उसे इलाहाबाद जाना पड़ता है। रही बात जुरिडिक्शन की लड़ाई की, चूँकि 70 डिस्ट्रिक्ट हैं, 70-75 डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे पास मात्र अवध क्षेत्र है जिसमें 12 जिले हैं और बाकी लगभग 59 डिस्ट्रिक्ट जो है इलाहाबाद को दिया गया है। उन्होंने हमारे ही क्षेत्र को पूरा अधिकारित कर रखा है अपने ही, एक तरह से कहा जाएगा इन्होंने ही हमारे क्षेत्र को इंक्रोचमेंट कर रखा है। तो हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती, हमारी जनता की मांग पूरी नहीं होती है। अनिश्चितकालीन धरना है अभी आप? ये धरना अनिश्चित चलता रहेगा जब तक आम लिटिगेंट्स की मांग पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक ये चलता रहेगा। चाहे हम लोग को आपदाह करना पड़े अपने लिटिगेंट्स के हित में, हम लोग आत्मदाह भी करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और किसान आंदोलन से बढ़ करके कई हजार गुना बड़ा आंदोलन करेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अधिवक्ताओं का आक्रोश है वो कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा करता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा ये आंदोलन होने वाला है। जिस तरह से किसान तमाम सारे आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग भी क्या सरकार से कुछ आप लोग का रोष है? आप लोग को भी सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्राधिकार ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज 70 सालों से ये चल रहा है, 70 सालों से यही चल रहा है कि हम लोगों के पास जुरिडिक्शन बहुत कम है, हम लोगों के पास कम डिस्ट्रिक्ट हैं, और जबकि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो वहाँ की पॉपुलेशन से ज़्यादा लखनऊ की पॉपुलेशन है। हमारे साथ यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, आपको क्या इस धरने को लेकर के आपका क्या कहना है? पहले नहीं, ये धरने को लेकर के क्या कहना है ये मैं ये बताना चाहता हूँ। मतलब कब तक चलेगा और पूरी चीज? ये धरना जो है ये कोई अधिवक्ता हित के लिए धरना नहीं हो रहा है,
ये जनता के हित के लिए धरना हो रहा है और इलाहाबाद वाले निज हित में धरना कर रहे हैं और हम लोग जनता के हित में धरना कर रहे हैं। ये सामने हमारा मैप लगा हुआ है, आप देख लीजिए। इलाहाबाद मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है और लखनऊ पूरे प्रदेश के मध्य में स्थित है। हम लोगों की मांग है लखनऊ में मुकदमे हो, जनता लखनऊ आवे, लखनऊ से गुजर के इलाहाबाद जाती है। जीएसटी ट्रिब्यूनल लखनऊ में बनाया जाए, एजुकेशन ट्रिब्यूनल लखनऊ में बनाया जाए। हम लोग जनता के हित की लड़ाई अवध बार एसोसिएशन के माध्यम से लड़ रहे हैं। हम लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और इलाहाबाद के जो हमारे ही भाई हैं वो अपने निज हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि उनको सहर्ष अपना लेना चाहिए कि लखनऊ हमारी राजधानी है और सारी सुविधाएं लखनऊ में हैं। वह भी लखनऊ आते हैं, उनका लखनऊ में उनका क्या उद्देश्य है लड़ने का? नहीं, उनका निजी हित लड़ाई है, उनका निजी हित। आप मेरे को कहना क्या उनका क्या कहना? कुछ नहीं, उनका कहना है कि जीएसटी ट्रिब्यूनल लखनऊ में नहीं बनना चाहिए, इलाहाबाद में बनना चाहिए। एजुकेशन ट्रिब्यूनल इलाहाबाद में बनना चाहिए। हम लोगों का कहना है कि जो भी ट्रिब्यूनल बन रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा लखनऊ है, सब कुछ लखनऊ में होना चाहिए, क्योंकि लखनऊ पूरे प्रदेश की जनता के लिए बहुत आसानी से आवागमन के लिए साधन उपलब्ध हैं। मतलब ये कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, कुछ आइडिया? ये 2400 करोड़ रुपए से बनी बिल्डिंग है और एशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। एशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। 56 कोर्टें हैं, इतना बड़ा परिसर है। 3000 वाहनों को खड़ी करने की पार्किंग अभी बनाई गई है, जिसका उद्घाटन किया गया है। खाली चल रही हैं, 30 कोर्टें यहाँ खाली चल रही हैं। इस बावजूद लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। इलाहाबाद जाना पड़ रहा है। शाहजहांपुर के आदमी को लखनऊ छोड़ के इलाहाबाद जाना पड़ रहा है। ये कितना अन्याय है। सुगम और सस्ता न्याय की जो सरकार की परिकल्पना है वो पूरी नहीं हो पा रही है। हम लोग उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आम जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिले। बताइए, इसमें काम आप लोग पूरी तरह से ठप करने के विचार में हैं? नहीं, काम पूरी तरीके से भी ठप चल रहा है, ठप चल रहा है। आज पूरा ठप। इससे भैया ये बताइए, फिर इससे और आम जनता को भी तो दिक्कतें होंगी तब तक? ये आम जनता के लिए, देखिए, कोई भी बड़ा संघर्ष होता है, उसमें आज तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कल का जो सुख और आनंद है वो सबसे बड़ा होता है। लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। आम जनता का सबसे बड़ा हित है कि उसका कम पैसे में पैरवी हो जाएगी लखनऊ में। इलाहाबाद के लिए मेरठ का आदमी, मुजफ्फरनगर का आदमी, सहारनपुर का आदमी, आप खुद परिकल्पना कर लीजिएगा। सहारनपुर से लाहौर पास में है, इलाहाबाद दूर में, और जबकि लखनऊ बीच में है, सेंट्रली लोकेटेड है। तो जनता को असली आनंद तब आएगा जब उसका मुकदमा लखनऊ में सुना जाएगा। तो ये लड़ाई एक तरीके से देखा जा सकता है कि जनता के लिए तमाम सारे वकील इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो जनता है उनको दिक्कतें होती हैं। और भी हाँ, क्या अपील भी है? इलाहाबाद के वकीलों भाइयों से भी ये अपील है कि आप आइए लखनऊ में प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है, जगह मिलेगी, मकान बनाइए, दुकान बनाइए, यही गलत करिए। कौन रोक रहा है आपको? आप यहाँ जुडिक्शन आने दीजिए बस। ये एक तरीके से इलाहाबाद और लखनऊ बेंच के बीच में आप देख सकते हैं किस तरीके से द्वंद्व युद्ध के तौर पर तब्दील होता नजर आ रहा है। वकीलों का जो धरना है वो अब आने वाले समय में कब खत्म होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये धरना देखने से उम्मीद यही जताई जा रही है कि लगातार जारी रहेगा और अधिवक्ता यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। अभिषेक सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ।